अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। के सामने अभी अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इससे इस तरह मार खाकर गिरना नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की ने अपनी पावर्स को सुप्रेस किया हुआ है, इसने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ है। जाओ लोग उसकी कल्टीवेशन की तरफ देखता और कहता है, ये तो अपनी एलिमेंट्री मिस्टिक लेयर के 10th लेवल पर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे क्लाउड सिटी में इतना हाई लेवल वाला बंदा कोई भी नहीं है। किंगजू से कहती है, यंग मास्टर लॉन्ग तुम जा क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें और ज्यादा मार खानी है? लोगों से कहता है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी फुल पावर को यूज करने वाला हूँ। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है, अब तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुँचता है, हमारी किंगजू फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसके मुँह पर एक और थप्पड़ मारती है, जिससे वो उड़ता हुआ फिर से पीछे जाकर गिरता है और उसके मुँह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। उसे कहती है, यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। मार खाने के बाद अब बेचारे जाओ लोंग का चेहरा सूज जाता है। जाओ लोंग कहता है, ये लड़की पक्का यहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील कर रही है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहीं पर हमारे जाउची को भी दिखाते हैं। जाउची अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आ रहा होता है। जाउची कहता है, पता नहीं मेरी प्यारी वाइफ को बंस पसंद आएंगे या नहीं, लेकिन मेरी आंटी को तो ये बहुत ज्यादा पसंद है, वो तो बड़े शौक से इनको खाती है। तो उसकी नजर जाओ लोंग पर पड़ती है, जो कि अपने चेहरे को छुपाता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। जाउची उसे कहता है, बिग ब्रदर लॉन्ग तुम कहाँ पर जा रहे हो और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? काली तो तुम बिल्कुल ठीक थे, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? तुम्हारे चेहरे की ये हालत कैसे हो गई? जाओ लोग अपना चेहरा उसे छुपा रहा होता है। जाउची कहता है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर तो चोटें लगी हुई हैं, वो गिरने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तुम्हें किसी ने पीटा है? मुझे ये बताओ तुम्हें किसने मारा है? इसने भी किया है, ये बहुत ही बुरा किया है। जबकि जाओ लोग उसे कहता है, नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा पाँव फिसल गया था, जिसकी वजह से मैं मुँह के बल नीचे गिरा था और मेरे चेहरे के ऊपर ये सारी चोटें लग गयी। जीजन उसे कहता है, क्या वाकई में? कहता है कि ब्रदर लॉन्ग तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो, इसी वजह से तुम्हें ये चोटें लगी है। कहता है, ठीक है ब्रदर तुम जाकर रेस्ट करो, अब मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। उसके चले जाने के बाद हमारा जाउची सोच रहा होता है, को लगता है कि यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना सकता है, ये सारी की सारी चोटें तो मेरी ही वाइफ की दी हुई है। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पर ना होने की वजह से ये उस मौके का फायदा उठाने के लिए वहाँ पर गया होगा, लेकिन शायद इसे ये नहीं पता कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा जालिम है। मेरी वाइफ तो मुझे टच नहीं करने देती, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जाकर उसको टच कर सकते हो? तो जाउची वहाँ पर आता है और दूर से चिल्लाकर अपनी वाइफ से कहता है, हनी मैं वापस आ गया, मैं तुम्हारे लिए खाने को भी कुछ लेकर आया हूँ। किंगजू से कहती है, थोड़ी देर पहले तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर आया था। जाओ लोंग उसे कहता है, हाँ मुझे पता है, वो वहीं पर रास्ते से गुजर रहा था, मैंने उसकी खराब हालत देखी है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे। शुरुआत में ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपने बेटे की कब्र पर आते हैं और वहाँ पर खड़े वो काफी ज्यादा उदास होकर अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं। बेटा जो कि जाउची का फादर है, वो क्योंकि काफी अर्सा पहले मर चुका है, अपने बेटे से कहते हैं, हमारे जाओ क्लैन में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। जाओ सेक्टर से एक ऑफिशियल यहाँ पर आने वाला है, जो कि हमारे जाओ क्लैन के एक मेंबर को अपने जाओ सेक्टर का हिस्सा बना लेगा। हमारा जाओ क्लैन फाइनली एक बार फिर से राइज करने वाला है। अगर हमारा कोई भी मेंबर जाओ सेक्टर का एक मेंबर बन गया तो हमारा जाओ क्लैन भी तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस कि तुम ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं हो। और साथ ही वो उसे उसके बेटे के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी हो चुकी है। हालांकि जाउची तुम्हारा रियल बेटा नहीं है, यानी कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर भी मैंने उसको तुम्हारे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। तुमने जाउची की जान बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया, इसी वजह से मैंने तुम्हारे बेटे को अपने पोते की तरह ही पाला है। ताकि भी मैं हमेशा उसको बचाने के लिए जो हो सका वो करता रहूंगा। उसी वक्त ग्रैंडपा को साइड से आवाज आती है। जाओ लोग वहाँ पर होता है। ग्रैंडपा कहते हैं, कौन है वहाँ पर? तो लोग झाड़ियों से बाहर निकलता है और ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर होंगे, वैसे मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जाओ लोग वहाँ पर झुककर ग्रैंडपा को ग्रीट कर रहा होता है। जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो ग्रैंडपा सामने नहीं होते, ग्रैंडपा गायब हो चुके होते हैं। वो बहुत सा हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा गायब होने के बाद उसके पीछे आ जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे कहते हैं, जाओ लोग क्या तुमने यहाँ पर मेरी बातें सुनी? मैंने जो कुछ भी कहा क्या तुमने वो सुना? जाओ लोग बहुत सा घबरा जाता है और कहता है, नहीं एल्डर मैं तो अभी भी यहाँ पर आया हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। ग्रैंडपा प्लीज मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि उनके जाउची का राज यहाँ पर फाश हो चुका है। इसी वजह से वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। वो उसे कहती हैं, अगर तुमने कुछ सुना नहीं तो फिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जाओ लोग ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा पेट्रोलाज ने मुझे यहाँ पर आपको ये बताने के लिए भेजा है कि जाओ सेक्टर से जो ऑफिशियल मैसेंजर आने वाला है वो कल आएगा। मैं सभी को ये इन्फॉर्म करने के लिए कहा है और मुझे आपको बताने के लिए भेजा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ग्रैंडपा शांत हो जाते हैं और उसे कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, इसी वजह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, मुझे पता है कि मैसेंजर कल यहाँ पर आने के बाद तुम्हें ही पिक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तुम्हारे कजिन्स हैं उन सभी में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। फिर में हमारे जाओ क्लैन का नाम बहुत ज्यादा रोशन करना, क्योंकि तुम जाओ सेक्टर का हिस्सा बनने वाले हो। और साथ ही इतनी बात करते हुए साइड पर मुड़ जाते हैं। जाओ लोग उनसे कहता है, ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर प्रेस करने के लिए। तो ग्रैंडपा के वहाँ से चले जाने के बाद जाओ लोग कहता है, इस बुढ़े खूसड़ को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसने तो यहाँ पर
मेरी जान ही निकाल दी थी, लेकिन चलो कम से कम मुझे एक सच्चाई तो पता चली। मुझे पता है कि वो कचरा हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, उसकी रगों में हमारे जाओ क्लैन का खून नहीं दौड़ रहा। ये वाली खबर तो तहलका मचा देगी। तो यहीं से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह फर्स्ट एल्डर अपने नौकरों को वहाँ पर काम लगाकर सारी तैयारी करवा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल मैसेंजर आने वाला है। यहाँ पर कारपेट बिछाते हैं और साथ ही वो सारी तैयारियां करवा रहे होते हैं, पूरे एरिया की साफ सफाई करवा रहे होते हैं। वहीं पर नौकरानियां खड़ी होती हैं। फर्स्ट एल्डर नौकरानियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमारे सामने जो नौकरानी खड़ी है इसको जाकर कमरे के अंदर बंद कर दो, क्योंकि इसकी शक्ल बहुत ज्यादा भद्दी दिखती है। तो मुझे कोई भी भद्दी दिखने वाली नौकरानी यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी नौकरानी यहाँ पर दिखी जिसकी शक्ल भद्दी दिखती है तो मैं उसको जाकर वैशाखाने में बेच आऊंगा। नौकरानियां बेचारी भी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। फर्स्ट एल्डर क्योंकि वहाँ पर सारे नौकरों से काम करवा रहे होते हैं, इसी वजह से वो शोर भी मचा रहे होते हैं। जाओची जो कि अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है, वो जल्दी से उठ जाता है, चिल्लाकर कहता है, ये कौन कमीना पाए सुबह सुबह शोर मचा रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो। जाओची ने अभी काली रात को अपनी बीवी की कमर के अंदर एक्यूपंक्चर वाली नीडल्स को दंसाया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेंट हो गया था और वो बिस्तर पर ही सो गया है। इसी वजह से उसकी बीवी ने उसे बिस्तर पर सोने दिया है। जाओची जैसे बिस्तर पर उठकर बैठता है, उसका हाथ साइड पर होता है। वो साइड पर टच करते हुए कहता है, ये तो कुछ बहुत ज्यादा नरम नरम है, पता नहीं ये क्या चीज है। जैसे वो नीचे की तरफ देखता है तो वो उसकी बीवी होती है। क्यूजू भी क्योंकि बिस्तर पर ही लेटी होती है और जब ये अचानक उठा था तो इसका हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर था। जैसे हमारी क्यूजू उठती है, ये सब कुछ देखने के बाद उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है। जाओची से कहता है, बेबी किंगजू ये तुमने क्यों किया, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों पति पत्नी है, अगर मैंने टच कर भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। क्यू से कहती है, मैंने तुम्हें रात को बिस्तर पर इसलिए सोने दिया था क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब थी, अगर तुम फर्श पर सोते तो तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन तुम्हें ये परमिशन किसने दे दी कि तुम मेरी बॉडी को टच कर सकते हो। अगर दोबारा तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी बॉडी के किसी भी हिस्से को टच किया, तुम्हारी हालत भी तुम्हारे कजन जाओ लोंग जैसी होगी। तुमने उसको तो देखा ही होगा मैंने उसका क्या किया था। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, ये तुम कैसी बात कर रही हो, जाओ लोंग जहाँ पर किसी और की बीवी के ऊपर हाथ डालने के लिए आया था, जबकि मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी के ऊपर हाथ डाला है, मुझे उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो। जरा मेरे खूबसूरत चेहरे की तरफ देखो, तुमने इसका क्या हाल कर दिया, इस तरह मैं बाहर कैसे जाऊंगा। किंगजू अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए उसके चेहरे को ठंडा करती है और कहती है, इससे तुम्हारी सूजन कम हो जाएगी। उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे कहती है, यूर वेलकम। जबकि जाओची सोच रहा होता है, पहले इसने मेरा मुंह सुझा दिया और उसके बाद अपनी आइस से इसको ठीक कर रही है तो ये काफी अच्छी। किंगजू जाओची से कहती है, मुझे लगता है कि आज ही वो मैसेंजर यहाँ पर आने वाला है, इसी वजह से सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं मौजूद हो सकती, मुझे कहीं और जाना है। जाओची से कहता है, लेकिन तुम वहाँ पर क्यों नहीं आना चाहती, क्या तुम उस अमेजिंग मैसेंजर को नहीं देखना चाहती। मैंने सुना है कि जाओ सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारे क्लैन के जो पैट्रियार्च है वो तो उसके पाँव भी पड़ने को तैयार हो जाएंगे कि वो एक बार अपनी शक्ल उनको दिखा दे। किंगजू से कहती है, मेरी मास्टर ने मुझे पहले से बता दिया है कि जाओ सेक्टर से जो मैसेंजर यहाँ पर आने वाला है उसका नाम जाओ क्वांगजुन है। उसके कल्टीवेशन कोई ज्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन वो एक टायरेंट की तरह है, यानी कि एक जालिम किंग की तरह है, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जाओची उसे कहता है, ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है, लगता है इसे मेरी फिक्र हो रही है, हम दोनों में कुछ न कुछ तो हो रहा है। नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च और सारे के सारे फैमिली मेंबर्स लाइन बनाकर खड़े होते हैं और सभी लोग यहाँ पर जाओ क्वांगजुन का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो यहाँ पर पहुँचे। वो सभी लोग काफी देर से खड़े होते हैं, इसी वजह से गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, कजन्स कहते हैं, हम लोग काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, वो कमीना अभी तक आया क्यों नहीं, वो अपने आप को समझता क्या है, हमें पूरा दिन यहाँ पर उसका इंतजार करना होगा। तीसरा कजिन उनसे कहता है, तुम्हें उस मैसेंजर के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, अब क्योंकि वो जाओ सेक्टर से है तो हमारे लिए तो वो एक गार्ड की तरह है, क्योंकि वो हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका देने वाला है। इसी वक्त एक कजिन भागता हुआ वहाँ पर आता है और उनसे कहता है, जाओ सेक्टर का मैसेंजर यहाँ पर आ चुका है। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, चलो चलो जल्दी करो, सब मैसेंजर यहाँ पर आने वाले हैं, जल्दी से उसको वेलकम करने की तैयारी करो। सभी लोग गेट के पास चलते हैं। इसी वक्त मैसेंजर के घोड़े वहाँ पर आकर रुकते हैं तो मैसेंजर भी काफी ज्यादा ठरकी किस्म का इंसान है। उसने पहले ही अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर 2 लड़कियां बिठा रखी होती हैं, कि उसके साथ बहुत ही पावरफुल बटलर भी होते हैं या फिर उनको गार्ड्स भी कह सकते हैं। जाओची के कजन भी कुछ काम नहीं होते, वो जैसे वहाँ पर क्वांगजुन को देखते हैं कि उसने अपने साथ 2 खूबसूरत लड़कियां बिठाई होती हैं, उनकी भी लार टपकना शुरू हो जाती है और कहती है, हमें भी जाओ सेक्टर को ज्वाइन करना है। इसे कहता है, काश मैं भी जाओ सेक्टर की तरफ से एक मैसेंजर होता और इस तरह की 2 खूबसूरत लड़कियां मेरे बाजू बैठी होती। आज भी जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, जाओ जुनहाई, मैं इस कबीले का पैट्रियार्च हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करता हूँ। उस मैसेंजर को अंदर ले जाया जाता है और अंदर जाकर उसे चेयर पर बिठा देते हैं, जबकि वो दोनों लड़कियाँ उसके दोनों साइड पर खड़ी होती हैं। तो मैसेंजर क्वांगजुन उन सभी से कहता है, अगर हमारे एल्डर मर नहीं जाते और उन्होंने अपनी विश नहीं लिखी होती अपने मरने से पहले, तो मैं कभी भी इस गंदी जगह पर नहीं आता, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा घटिया हो। उनके पैट्रियार्च के सामने उनके कबीले की बेइज्जती हो रही है और वो उसे कह रहे होते हैं, ठीक है हम आपकी बात को समझ
सोचते हैं। क्वांग जुन उनसे कहता है अब जबकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी तो फिर मुझे इसे पूरा करना ही पड़ेगा। साथ ही वो अपनी साइड वाली लड़की को देखता है और उससे कोई एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। ये तो इसने बहुत ही बुरा किया और इसकी कोई वजह भी नहीं है। सभी लोग ये देखकर बोसदा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया कि इसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। पैसेंजर चिल्लाकर उस लड़की से कहता है कमीनी कहेगी, क्या तुम्हें मेरे मूड को देखकर पता नहीं चलता कि मैं जहाँ पर सैड बात कर रहा हूँ तुमने देखा नहीं? मैं जहाँ पर अपनी फैमिली हेड के मरने की बात कर रहा हूँ और तुम जहाँ पर मेरे साथ चिपकी हुई रोमांस कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त तुम्हें रोना चाहिए। अब साथ ही उसे कहता है चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे दिखाई मत देना। जाओची और उसके कजन भी इसी बारे में सोच रहे थे। वो लोग कहते हैं इसने तो कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी, उस लड़की को ऐसे ही थप्पड़ मार दिया। लड़की बेचारी ने तो कुछ गलत किया भी नहीं। वो सभी लोग इसकी इस हरकत की वजह से गुस्से में होते हैं। क्वांग जुन उनकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम सभी को इससे कोई मसला है? तो सभी लोग जल्दी से अपने चेहरे के रिएक्शंस को चेंज करते हैं और उसे कहते हैं नहीं जंग मास्टर, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम तो वाकई में एक मर्द कहलाने के लायक हो, तुम्हें उसे जोर से थप्पड़ मारना चाहिए था। तीसरा उसे कहता है मैं उसे थप्पड़ नहीं बल्कि तुम्हें तो उसे किक भी मारनी चाहिए थी। पैसेंजर पैट्रियार्च से कहता है कल सुबह सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के सारे यंग बच्चों को कोर्टयार्ड में इकट्ठा करो, जितने भी लोग हैं उन सभी को ले आना। कल सुबह मैं उन सभी की कल्टीवेशन को भी चेक करूंगा, उनकी पोटेंशियल भी देखूंगा और उसके बाद उनमें से जो मुझे पसंद आएगा उस मेंबर को लेकर अपने जाओ सेक्टर में वापस चला जाऊंगा। और जाओची के सारी कजन बोसदा खुश हो जाते हैं कि कल हमें बस यहाँ पर अपने आप को इसके सामने साबित करना होगा और ये हम में से किसी एक को अपने सेक्टर में ले जाएगा। सभी लोग बोसदा अमीर हो जाएंगे और लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमेंगी। क्वांग जुन उनसे कहता है अब जबकि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ तो मैं अपने सेक्टर की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। तो उसका बटलर वो गिफ्ट लेकर आता है। बटलर पैट्रियार्च के हाथ में वो बॉक्स देता है और उसे कहता है इसके अंदर कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर है। इस कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर की मदद से तुम लोग किसी की भी ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक कर सकते हो या भी किसी की टूटी हुई मेरिडियंस को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। पैट्रियार्च भी ये बात सुनने के बाद बोसदा हैरान हो जाते हैं, जबकि उसके सारे कजन भी हमें इस बारे में बताते हैं कि ये कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर क्या कर सकता है और ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। लोग कहते हैं ये तो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है कि हमारे पैट्रियार्च इसको अपने ट्रेजरी रूम में ही जाकर स्टोर करेंगे और इसको यूज नहीं करेंगे जब तक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। जबकि क्वांग जुन सोच रहा होता है इन कचरों ने तो पहले कभी कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर को देखा ही नहीं होगा। क्वांग जुन उन सभी को कहता है तुम सभी को ये बात तो पता होगी कि कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर की मदद से तुम लोग किसी की भी टूटी हुई मेरिडियंस को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। फिफ्थ एल्डर ये बात सुनने के बाद वहीं पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पोते की मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी है या फिर टूट चुकी है, वो उनको इसकी मदद से रिकवर कर सकते हैं। फिफ्थ एल्डर कहते हैं मेरे जाओची की मेरिडियंस ब्लॉक है, मेरे पास ये मिस्टिक पाउडर आ जाए अपने पोते की मेरिडियंस को दोबारा से ठीक कर सकता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में पैट्रियार्च अपने बेटे जाओलोंग से कहते हैं जाओलोंग अब जबकि ये रात को यहीं पर रुकने वाले हैं तो क्यों ना तुम इनको अपने सेक्टर के बारे में जाकर बताओ, तुम इन्हें अपने क्लैन में घुमा लाओ और इनको सारा एरिया घुमा कर दिखाओ कि यहाँ पर क्या क्या है। जाओलोंग अपने फादर की बात सुनने के बाद क्वांग जुन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। जाओलोंग से कहता है यंग मास्टर वैसे तो हमारा क्लाउड सिटी काफी ज्यादा छोटा है लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ हैं। क्वांग जुन जैसे उसकी बात सुनता है वो चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत लड़कियों के लिए कोई भावना रखता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ठरकी इंसान हूँ? तो जाओलोंग घबराकर उसे कहता है नहीं यंग मास्टर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप तो बहुत ज्यादा ऑनरेबल हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता, मैं तो बस आपको बता रहा था कि यहाँ की लड़कियाँ काफी खूबसूरत हैं। फिर साथ ही जाओलोंग सोच रहा होता है यहाँ पर सभी को पता है कि तुमसे बड़ा ठरकी इंसान तो कोई भी नहीं होगा, जब तुम आए थे तभी तुम्हारे पास 2 लड़कियाँ थी। क्वांग जुन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो ब्लश करना शुरू कर देता है। लोग उसे कहता है यंग मास्टर अब आपको क्या हुआ? यंग मास्टर की नजर तो हमारे जाओची की वाइफ पर पड़ चुकी है। किंगजू वहाँ पर सामने से गुजरकर जा रही होती है, वो किंगजू की तरफ देखता है तो वहीं पर लाट टपकाना शुरू कर देता है और उसे कहता है ये लड़की कौन है, मुझे इसके बारे में बताओ, आए तुम्हारे इस छोटे से क्लाउड सिटी के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? जाओलोंग यहाँ पर उसे सारी की सारी डिटेल्स बता देता है। वो उसे कहता है इस लड़की का नाम जिया किंगजू है और इसकी शादी 3 दिन पहले मेरे एक बहुत ही बेकार कजन के साथ हुई है जिसकी मेरिडियंस टूटी हुई है, कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। क्वांग जुन भी चिल्लाकर उसे कहता है क्या वाकई में इतनी खूबसूरत लड़की एक कचरे को कैसे मिल गई और तुम सभी ने ये सब कुछ होने कैसे दिया? जाओलोंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस कमीने की नजर किंगजू के ऊपर पड़ जाएगी, किंगजू को कोई और हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इसको भी उसे हासिल करने नहीं दूंगा। क्वांग जुन बहुत ज्यादा खुश होता है और जाओलोंग से कहता है ये तुम्हारे कजन की बीवी नहीं होनी चाहिए बल्कि जो तुम मेरे पास होनी चाहिए। जैसे क्वांग जुन यहाँ पर ये वाली बात करता है उसी वक्त उसका बटलर उसके पास अपीयर होता है, वो टेलीपोर्ट करके वहाँ पर आता है क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। यंग मास्टर से कहता है यंग मास्टर आपको याद है ना कि पैट्रियार्च ने घर से निकलते वक्त आपसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी दूसरे की बीवी के ऊपर नजर रखी तो फिर आपको सजा मिलेगी, सिर्फ कुआरी लड़कियों के ऊपर ही नजर रख सकते हैं, किसी की बीवी को छीनने की कोशिश मत करना। क्वांग जुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे यही लड़की चाहिए थी। जाओलोंग सोच रहा होता है कि ये बटलर पता नहीं कहाँ से अचानक से यहाँ पर अपीयर हो गया, ये तो लगता है हमारे 5th एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पूरे क्लाउड सिटी में सिर्फ 5th एल्डर ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओलोंग सोच रहा था अगर इन्होंने यहाँ पर रैंडमली किसी मैसेंजर को भेजा और उसका बटलर इतना
इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर जाओ सेक्टर के बाकी सभी लोग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा। यंग मास्टर क्वांग जुन खुश हो जाए और मुझे ही अपने साथ लेकर जाए। जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मैं किंग जू की बलि भी दे सकता हूँ। जाओ लोगों से कहता है, यंग मास्टर मेरे पास एक तरीका है जिससे आप किंग जू को हासिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी किस्म की फोर्स को भी यूज नहीं करना पड़ेगा। वो तरीका काफी ज्यादा सिंपल है। क्वांग जुन चिल्लाकर उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझे जल्दी से बताओ। जाओ लोंग कहता है, सर हमारे यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। ये बात सच है कि किंग जू का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकती, लेकिन हमारे सेक्टर में एक और खूबसूरत लड़की है जो कि इसके जितनी ही खूबसूरत है। क्वांग जुन चिल्लाकर उसे कहता है, क्या वाकई में यहाँ पर एक और लड़की है? मुझे जल्दी से बताओ कि वो लड़की कौन है। जाओ लेंग कमीना यहाँ पर उसे जाओची की आंटी के बारे में बताता है। वो उसे कहता है, हमारे 5th एल्डर की बेटी है जिसका नाम जाओ लेंग है। भी किंग जू की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उस लड़की को हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान है और वो आसानी से आपको मिल भी जाएगी क्योंकि वो बिल्कुल कंवारी है। अगर आपको वो लड़की पसंद आ जाए तो फिर मैं आपकी पूरी मदद करूंगा उसको हासिल करने में। तो नेक्स्ट सीन 5th एल्डर का दिखाया जाता है। आंटी अपने डैड के पास आती है, काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और अपने फादर से कहती है, डैड क्या आपने मैसेंजर को देखा? क्या वाकई में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मैंने सुना कि जाओ सेक्टर का जो मैसेंजर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। फादर उसे कहते हैं, हाँ वो काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी कल्टीवेशन तो ठीक है, उसके पास स्किल्स भी है, लेकिन तुम्हें अपने रूम से ज्यादा बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ठरकी है। जाओलिंग अपने डैड से कहती है, डैड आप किसी चीज को लेकर परेशान लगते हैं, ये आप जाओ क्वांग की वजह से परेशान तो नहीं है, यानी कि उस मैसेंजर की वजह से। फादर उसे कहते हैं, वो मैसेंजर अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आया है जिसको कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर कहते हैं। उसकी मदद से हम लोग किसी की ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक कर सकते हैं। टीवी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, क्या वाकई में वो किसी के मिस्टिक मेरिडियंस को दोबारा से रिपेयर कर सकती है? फादर उसे कहते हैं, तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो वाकई में काम करेगी या नहीं, लेकिन वो तो हमारे पैट्रियार्च के पास है और मुझे नहीं लगता कि पैट्रियार्च ये वाली मेडिसिन जाओची को देने वाले हैं क्योंकि वो उसे अपनी फैमिली के स्पेशल ट्रेजर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और जाओची को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जाओलिंग अपने डैड से कहती है, लेकिन डैड वो ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ पर सभी को पता है कि उस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा जाओची को है क्योंकि जाओची की मेरिडियंस बर्बाद हो चुकी हैं। डैड उसे कहते हैं, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि पैट्रियार्च हमारे जाओची को कचरा समझते हैं, वो कभी भी इतनी पावरफुल मेडिसिन उसे नहीं देंगे। आंटी उनसे कहती है, लेकिन डैड वो बहुत ज्यादा काम का है, वो कचरा नहीं है। इसे रात का सीन दिखाते हैं तो आंटी अपने भतीजे के लिए वो मेडिसिन चोरी करने के लिए रात के वक्त चोर बनकर बाहर निकलती है। वो सीक्रेटली ट्रेजर रूम की तरफ जा रही होती है कि उसी वक्त उसके डैड पीछे से आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, उसका निकाब उतार देते हैं। वो चिल्लाकर कहती है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके डैड उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे पता ही था कि तुम ऐसा बेवकूफी जरूर करोगी, तुम जाओची के लिए वो मेडिसिन चोरी करने के लिए जा रही हो, पता भी है अगर तुम पकड़ी गई तो फिर क्या होगा? आंटी डैड से कहती है, लेकिन डैड आपको भी पता है अगर हम लोग मेडिसिन जाओची को नहीं दी तो उसकी मेडिसिन सारी जिंदगी के लिए ब्लॉक रहेंगे और वो कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। अभी लोग जाओची को बहुत ज्यादा कम समझते हैं, वाकई में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। हर टाइम जब भी कोई उसके ऊपर हंसता है तो आपको क्या लगता है? क्या उसे बुरा नहीं लगता? उसको बहुत ही बुरा महसूस होता है। मैं जाओची के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर मुझे यहाँ पर सजा भी मिले इस मिस्टिक मेडिसिन को चोरी करते हुए भी मैं सजा पाने को तैयार हूँ, लेकिन जाओची की मेडिसिन को हील करवाना चाहती हूँ। डैड उसकी बात सुनने के बाद उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुम जाओची के लिए किस तरह फेल करती हो, लेकिन क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है अगर तुम यहाँ पर पकड़ी गई तो तुम्हारे पकड़े जाने के बाद जाओची का क्या होगा? जाओची का ख्याल कौन रखेगा? पूरे कबीले में सिर्फ एक तुम ही हो जो जाओची का इतना ज्यादा ख्याल रखती हो। आंटी उनकी बात सुनने के बाद कहती है, डैड आपने जो बिल्कुल ठीक कहा, मैं पकड़ी गई तो फिर जाओची का ख्याल कौन रखेगा? डैड उसे कहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं उस मेडिसिन को हासिल करूंगा, पैट्रियार्च से बात करूंगा कि वो मेडिसिन जाओची को दे दें, इसलिए तुम जाओ जाकर सो जाओ। वो उनसे कहती है, ठीक है डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं अभी जाकर सो जाती हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त वो सारे बच्चे वहाँ पर ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। क्वांग जुन भी उनके सामने बैठा होता है। जाओची और किंग जुन वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। जाओची किंग जू से कहता है, मैंने लास्ट नाइट तुमसे जिस बारे में बात की थी उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमने उस पर अपनी मास्टर से बात की या नहीं? किंग जू से कहती है, मुझे तो वो बात याद भी नहीं है कि तुमने किस बारे में बात की थी। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, तुम इस बारे में मजाक कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता नहीं ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पर जाओची की आंटी भी आ जाती है। वो जाओची को इशारा करती है और कहती है, जाओची मैं यहाँ पर हूँ। भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसे कहता है, लिटिल आंटी तुम भी यहाँ पर आई हो और 5th एल्डर आप भी आए हैं। उनके पैट्रियार्च दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, जाओची चुप रहो और जाओ जाकर वापस लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सभी लोग वहाँ पर क्यों गप्पे लगा रहे हो? अब मैं यहाँ पर जाओ सेक्टर के मैसेंजर को मौका देने वाला हूँ ताकि वो यहाँ पर खड़े होकर तुम सभी के सामने बात कर सके। क्वांग जुन सभी से कहता है, तो लगता है कि सभी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, तुम सभी को ये बात पता होगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ।
और साथ ही वो उनसे कहता है तुम सभी को ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की है कि मेरे जैसा एक महान मास्टर तुम्हारे पास यहाँ पर आया है इस कचरे जैसी जगह में, यहाँ तक कि तुम्हारे इस क्लैन का पैट्रियार्च भी हमारे जाओ सेक्टर की नजर में कुछ भी नहीं है। तो सभी लोग हमारे लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। वो सभी लोग जो बात सुनने के बाद गुस्सा तो होते हैं, लेकिन उन सभी को जाओ सेक्टर को ज्वाइन करना है, इसी वजह से वो खामोश होते हैं। पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं मास्टर जाओ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो हमारे क्लैन के लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर आए हैं और हमारे किसी बच्चे को सिलेक्ट करने वाले हैं। जाओ इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है जरा उस कमीने की हिम्मत तो देखो, वो यहाँ पर सरासर हमारी इंसल्ट कर रहा है और हमारे पैट्रियार्च की भी इंसल्ट कर रहा है और पैट्रियार्च यहाँ पर उसके तलवे चाटने पर लगे हुए हैं। इंजू भी कहती है ये तो वाकई में हद ही पार कर दी, ये क्लैन के पैट्रियार्च है और यहाँ पर इसके सामने इतने डरपोक बने हुए हैं। क्वांग जुन उन सभी से कहता है हमारे ग्रैंडपा के मरने से पहले उन्होंने एक विल छोड़ी थी और इस विल में उन्होंने लिखा था हम लोग जाओ क्लैन से जिसको चाहे उस एक मेंबर को अपने सेक्टर में लेकर जा सकते हैं। जाओ सेक्टर में हम लोग किसी भी कचरे को ले जा नहीं सकते, इसी वजह से तुम्हारी पोटेंशियल को भी चेक किया जाएगा। मैं जहाँ पर तुम सभी की फिजिकल कल्टीवेशन को भी जज करूंगा और साथ ही तुम्हारी मिस्टिक पावर्स को भी चेक किया जाएगा, सबसे बेस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। फिर साथ ही वो कहता है कल मैं अपने साथ जिस मिस्टिक पाउडर को लेकर आया था, मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर विनर होगा उसको वो मिस्टिक पाउडर मिलेगा। पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च तो जल्दी से मेरा गिफ्ट वापस लेकर आओ, उसे यहाँ पर लेकर आओ। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्वांग जुन उसे कहता है हेलो पैट्रियार्च, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जाओ जाकर उस मिस्टिक पाउडर को यहाँ पर लेकर आओ, मुझे वो कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर यहाँ पर चाहिए ताकि मैं जब बच्चे को सिलेक्ट करूँ तो मैं उसे वो गिफ्ट में दे सकूँ। पैट्रियार्च उसी वक्त उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर जाओ क्वांग जुन प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती के लिए सजा पाने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे पास से चोरी हो गया, वो मेरे पास नहीं है। बाकी ये सारे एल्डर्स भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि हमारे फिफ्थ एल्डर जल्दी से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और अपनी बेटी की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कहीं इसने तो फिर से उसे जाकर चोरी तो नहीं कर लिया। जबकि आंटी अपने डैड से कहती है डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको नहीं चोरी किया। क्वांग जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चलाकर पैट्रियार्च से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या किसी ने तुम्हारे रूम से उसको चोरी कर लिया? तुम्हें पता भी है वो कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर कितना ज्यादा महंगा था। तुम सभी में से किसकी हिम्मत हुई मेरे गिफ्ट को चोरी करने की, एक गिफ्ट जो जाओ सेक्टर से है, तुमने उसको चोरी किया है। जाओची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, जितना हम लोग अपने पैट्रियार्च को जानते हैं वो कीमती ट्रेजर्स को बहुत ही संभाल कर रखते हैं और वहाँ पर गार्ड्स का पहरा होता है। ऊपर से इस क्वांग जुन को देखकर तो लगता है जैसे ये यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। क्वांग जुन उन सभी से कहता है कल जब मैंने तुम सभी के सामने मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को निकाला था वहाँ पर सिर्फ तुम सभी लोग थे, यानी जाओ फैमिली के ही लोग थे। अब तुम लोग इतने बेवकूफ तो नहीं हो बाहर जाकर इस खबर को फैलाओगे। बात का मतलब ये है कि वो अभी तक यहीं पर है, यानी कि वो गिफ्ट यहीं पर से किसी ने चोरी किया है, तुम्हारे क्लैन में से कोई चोर है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर चोर कौन है और किसने मिस्टिक पाउडर को चोरी किया है। एपिसोड के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मैसेंजर क्वांग जुन उनसे कहता है मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को यहाँ पर लेकर आओ, लेकिन पैट्रियार्च से कहते हैं वो तो चोरी हो गया और इस बात से वहाँ पर एक तहलका मच जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को किसने चोरी किया होगा। पैट्रियार्च मैसेंजर से कहते हैं इसको मेडिसिन हॉल में जमा करवाया था, मेडिसिन हॉल का लीडर उसको चोरी कर सकता है, लेकिन वो उसको चोरी क्यों करेगा, क्योंकि ये वाला मिस्टिक पाउडर उसके लिए बिल्कुल बेकार है, ये तो किसी ऐसे ने चोरी किया होगा जो किसी के काम आ सके। जाओची पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, पैट्रियार्च की बातें सुनकर लगता है कि ये भी यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। मैसेंजर आगे बढ़ता है पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च मुझे ये बताओ जिस बॉक्स के अंदर वो मिस्टिक पाउडर था क्या वो बॉक्स भी साथ ही चोरी हुआ है? पैट्रियार्च से कहता है हाँ वो बॉक्स भी उसके साथ ही चोरी हुआ है। तो मैसेंजर उनसे कहता है ये काम तो बहुत आसान है, हम लोग बड़ी आसानी से मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को दोबारा ढूंढ लेंगे, क्योंकि उस बॉक्स के ऊपर एक सील लगी हुई थी, वो सील हमारे जाओ सेक्टर की एक बहुत ही स्पेशल सील है। सील को हम लोग अपनी मिस्टिक पावर से सेंस कर सकते हैं। बस अब उस सील को यहाँ पर सेंस करना होगा और उसके बाद हम लोग बड़ी आसानी से उसको ढूंढ लेंगे किसने उसको चोरी किया और कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। और साथ ही वो अपने बटलर से कहते हैं जाओजियो चलो जल्दी से उसको ढूंढ कर लाओ। जाओजियो वहाँ पर अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करता है और उसे कुछ महसूस होता है, वो बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। सामने घर के अंदर महसूस होता है कि वहाँ पर वो बॉक्स पड़ा हुआ है। मैसेंजर काफी खुश होता है और कहता है लगता है कि मेरे बटलर को वो मिल गया। आज इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है चलो देखते हैं कि आखिर इस बॉक्स को किसने चोरी किया है। पैट्रियार्च मैसेंजर से कहते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर उस क्रिमिनल को पकड़ लें जिसने भी यहाँ पर मिस्टिक पाउडर को चोरी किया है, हम उसे आपके हवाले कर देंगे, आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। जबकि क्वांग जुन अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ साथ वो लाट टपकाते हुए शर्मा भी रहा होता है और सोच रहा होता है मैं उसको बहुत ही अच्छे से सजा दूंगा, लेकिन वो सजा उससे बिस्तर के ऊपर मिलने वाली है। थोड़ी देर के बाद वो बटलर अंदर से बॉक्स लेकर आ जाता है एक घर के अंदर से। वो वापस आकर कहता है सर मुझे वो बॉक्स मिल गया है, इसके अंदर मिस्टिक पाउडर भी है, ये सरहाने के नीचे छुपाया गया था, एक रूम है जिसका नंबर 66 है। जैसे रूम नंबर 66 के बारे में सुनते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, ना सिर्फ वो बल्कि हमारा जाओची भी, क्योंकि रूम नंबर 66 आंटी का होता है। आंटी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और जलाकर अपने फादर से कहती है फादर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे रूम से मिला है, लेकिन मैंने
मैंने इसको चोरी नहीं किया, ये पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गया। क्वांग शुन जैसे ही जाओ लिंग की तरफ देखता है वो कहता है उसने बिल्कुल ठीक कहा था जाओ लोंग ने कि दूसरी लड़की तो कांकिंग शू की जितनी खूबसूरत है ये तो बिल्कुल भी उससे कम नहीं है। तो क्वांग शुन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, तो वो यहाँ पर एक्साइटनेस में ये बात कह देता है, वो कहता है कोई जाके आगे बढ़ो और इस लड़की के हाथ पाँव बांधो और इसे जाकर मेरे बिस्तर पर डाल दो। फिर साथ ही वो कहता है नहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि इसके हाथ पाँव बांधो, अगर इसे जेल में डाल दो इसे बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। जाओची उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि इस ठगी की नजर उसकी आंटी के ऊपर है। कहता है इन सभी लोगों ने जानबूझकर ये जाल बिछाया है। तो आंटी के कजिन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम चोर हो सकती हो, शक्ल से तो तुम बहुत ज्यादा भोली भाली दिखती हो, तुमने ये सब कुछ किया है क्यों? मास्टर क्वांग शुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें सजा भी देंगे। और वो सभी लोग हाथ में रस्सी पकड़कर जल्दी से आंटी को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ये सभी लोग तो कुछ भी करेंगे जाओ सेक्टर का हिस्सा बनने के लिए। आंटी चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये चोरी नहीं की। फिर टेलर गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कोई भी मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। पैट्रियार्च भी गुस्से के साथ चिल्लाकर एल्डर से कहते हैं जाओली कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर ऑफिशियल मैसेंजर के सामने इस तरह कैसे पेश आ सकती हो, क्या तुम अपनी जगह भूल रहे हो? फिर टेलर गुस्से के साथ उसकी तरफ भी देखते हैं, जैसे ही वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ देखते हैं तो वो बटलर भी गुस्सा हो जाता है। बटलर गुस्से के साथ फिर टेलर से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हारे मतलब ये है कि हमारा यंग मास्टर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। टेलर को भी उस बटलर की पावर्स महसूस हो जाती है। वो कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे यहाँ पर शांत होना होगा, अगर मैं फाइट करूंगा तो यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर टेलर उनसे कहते हैं मास्टर जाओ लिंग बहुत ज्यादा भोली भाली और निर्दोष लड़की है, वो ये नहीं कर सकती, प्लीज आपको इस बारे में दोबारा रिकंसिडर करना होगा। जाओ क्वांग उनसे कहता है सबूत तो हमारे सामने है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर किस चीज को इन्वेस्टिगेट करूँ? पैट्रियार्च भी जाओ लिंग से कहते हैं जाओ लिंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तुमने हमारे सेक्टर का नाम खराब किया है। जाओ लिंग उनसे कहती है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपनी गलती को एडमिट कर लेती, आप मुझे जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जाओ लोंग उसे कहता है जाओ लिंग मुझे लगता है कि तुमने ये सब कुछ जाओची के लिए किया है क्योंकि तुम जाओची के बहुत ज्यादा करीब हो। इस मिस्टिक पाउडर की जाओची को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी मेरिडियंस को रिपेयर करने के लिए। बाकी के सारे कजन भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर जाओ लिंग को क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पर हमारे पास है मिस्टिक पाउडर को चोरी करने की, तो ये सब कुछ इसने उस कचरे जाओची के लिए किया है। वो सारे कजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से वाली नजरों के साथ जाओ लिंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं हमें नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी कमीनी निकलोगी, तुम तो शक्ल से बहुत ज्यादा भोली भाली दिखती हो, तुमने यहाँ पर इस चीज को चोरी किया वो भी सिर्फ जाओची के लिए। आंटी बेचारी और भी ज्यादा घबरा जाती है। हमारा जाओची आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता आंटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, इतना ही काफी है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन सभी को यहाँ पर संभाल लूंगा। जाओ लोग उसे कहता है जाओची तुमने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी छोड़ दी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जाओ सेक्टर के खिलाफ जा सकते हो? जाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो लगता है कि ये प्लान में ये भी शामिल है, वैसे भी इसका शामिल होना बनता था क्योंकि क्वांग शुन ने मेरी आंटी को तो देखा नहीं हुआ तो उसे कैसे पता चला कि आंटी खूबसूरत है और उसी के पीछे लगना है। जाओची घूर घूर कर जाओ लोंग की तरफ देख रहा होता है। जाओ लोंग उसे कहता है तुम मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, लेकिन बाद में मेरे पर ब्लेम मत डालना कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा पीट दिया। जाओची आगे बढ़ता है और क्वांग शुन से कहता है मास्टर जाओ प्लीज मुझे यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दे, मेरा नाम जाओची है, मैं जाओ लिंग का भतीजा हूँ, यहाँ पर एक चोरी हुई है और मुझे इस चोरी के रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर पैट्रियार्च से सवाल पूछना चाहूंगा। क्वांग शुन उसे कहता है तो इस फैमिली के कचरे तुम ही हो, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। अच्छा ठीक है तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पूछना है? जाओची पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च आपने जो कल गिफ्ट एक्सेप्ट किया था यानी ये कनेक्टिंग पाउडर, आखिर आपको क्या लगता है ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल है? पैट्रियार्च से कहते हैं ये गिफ्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, एक तो ये जाओ सेक्टर की तरफ से और दूसरा इसके अंदर जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा महंगी है। जाओची उसे कहता है पैट्रियार्च हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जब इतनी वैल्यूएबल चीज आपके हाथ आती है आप उसको ट्रेजरी में जमा करते हैं और हमेशा गार्ड्स को उसके पहरे पर रखते हैं। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। जाओची चिल्लाकर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर आपने इतनी ज्यादा महंगी और वैल्यूएबल मेडिसिन को मेडिसिन हॉल के अंदर क्यों जमा करवा दिया और वहाँ पर गार्ड्स क्यों नहीं थे? और साथ ही जाओची उसके ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है क्लैन हेड मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। पैट्रियार्च बेचारा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। स्टाइलर चिल्लाकर उसे कहते हैं जाओची कचरे कहेंगे, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम पैट्रियार्च के ऊपर सवाल उठा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी फैमिली के पैट्रियार्च यहाँ पर तुम सभी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? जाओची उस एल्डर से कहता है फर्स्ट एल्डर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जरा देखे तो सही पैट्रियार्च की हालत तो देखें, उसके तो पसीने छूट रहे हैं। पैट्रियार्च सोच रही होती है लगता है कि हमारा प्लान फेल होने वाला है, लड़के ने तो मेरा ही पासा मेरे ऊपर ही उल्टा कर दिया, इस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आई कहाँ से है? वहाँ पर जितने कजिन्स खड़े होते हैं वो सभी
भी इसी बारे में बातें करना शुरू कर देती है कि हमारे पैट्रियार्च के रंग क्यों उड़ गए हैं और पसीने क्यों छूट रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब में वो भी शामिल है, उन्होंने जो सारा प्लान बनाया हुआ है। पैट्रियार्च अपने आप को संभालते हैं और जाओची से कहते हैं, अरे मेडिसिन हॉल में वैसे भी बहुत सारा स्टाफ होता है, तो इसीलिए मैंने कनेक्टिंग मेडिसिन पाउडर को वहाँ पर रख दिया, क्योंकि ये एक मेडिसिन है, इसी वजह से वहाँ पर बाकी की जड़ी बूटियों के साथ रहकर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बरकरार रहती। मैंने इसीलिए वजह से इसको वहाँ पर रखा था। पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने मेडिसिन के बारे में कुछ बुक्स पढ़ी थी और मुझे ये सब कुछ याद था। जाओची पैट्रियार्च से कहता है, जितना मुझे कनेक्टिंग पाउडर के बारे में पता है, इसकी बहुत ही फिशी और फ्लैशी सी स्मेल है, क्या तुम्हें इस बॉक्स के अंदर से वो स्मेल आ रही है या नहीं। पैट्रियार्च इस बॉक्स को सूंघते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे इसके अंदर से बहुत ही फ्लैशी सी स्मेल आ रही है। जाओची उनसे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इस बॉक्स के अंदर से फ्लैशी स्मेल कैसे आ सकती है। मैंने तो इसे मेडिसिन हॉल के अंदर स्टोर किया था, तो वहाँ पर बाकी की सारी मेडिसिन की वजह से की सारी मेडिसिन की खुशबू इसकी खुशबू के साथ मिक्स होनी चाहिए थी। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद फिर से घबरा जाती है और सोच रहे होते हैं, अब मैं क्या करूँ, ये लड़का तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैंने वाकई में इसको मेडिसिन हॉल में रखा होता तो बाकी की सारी जड़ी बूटियों की वजह से इसकी खुशबू भी चेंज हो जाती। मैं इसको वहाँ पर रखा ही नहीं, तो फिर मैं इस बात को साबित कैसे करूँगा। पैट्रियार्च यहाँ पर बात को कवर करने के लिए जाओची से कहते हैं, लगता है कि मुझे आज जुकाम हो गया है, इसी वजह से मैं ठीक से सूंघ नहीं पा रहा। दोबारा से सूंघते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे इसके अंदर से मेडिसिन यानी जड़ी बूटियों की खुशबू भी आ रही है। जाओची उनसे कहता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ ऐसी बात की थी, पर रखी हुई जड़ी बूटियों की खुशबू इसकी खुशबू के साथ कैसे मिक्स हो सकती है, ये तो डब्बे के अंदर सील है। पैट्रियार्च गुस्से के साथ उसे कहते हैं, जाओची क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो या फिर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो। जाओची पैट्रियार्च से कहता है, अब जबकि आप इस बारे में क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सारे का सारा आपका प्लान है, आपने इसे मेडिसिन हॉल में रखा ही नहीं था। आंटी भी शर्माते हुए जाओची की तरफ देखती है और कहती है, जाओची तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है। कि हमारा जाओची सोच रहा होता है, पूरे 24 साल एक बहुत ही काबिल डॉक्टर के साथ गुजारे हैं, इसी वजह से मुझे मेडिसिन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। किंगजू भी इसी बारे में सोच रही होती है। किंगजू कहती है, इसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और इतने सारे एक्सपर्ट्स के सामने सिर्फ पावर ही काम आएगी, कि दलीलें यहाँ पर बिल्कुल बेकार हैं। पांगचून चिल्लाकर कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर पैट्रियार्च ने झूठ बोला है या नहीं, ये मेडिसिन हमें जाओलिंग के रूम से मिली है और मैंने यहाँ पर उसकी सजा भी तय कर दी है, तो उसको पकड़ा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। जबकि हमारा जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये मेडिसिन कहाँ पर स्टोर की गई थी। यहाँ पर तुम बेसलेसली मेरी आंटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि उसने इस मेडिसिन को चोरी किया है, तो क्लियरली एक सेटअप है, तुम सभी लोग आपस में मिले हुए हो। तो जाओची अपने सारे क्लैन मेंबर से कहता है, तुम सभी लोगों के सामने सच्चाई है, क्या तुम लोग इसको इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर ये सब कुछ एक सेटअप है, ये सभी लोग मिलकर आंटी को फंसाना चाहते हैं। जाओची सोच रहा होता है ये सभी लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन वो उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर कौन से झूठ की बात कर रहे हो, तुम्हारी आंटी ने ये सब कुछ किया है, उसने मिस्टिक मेडिसिन को चोरी किया है। उनमें से कोई भी यहाँ पर जाओची और आंटी का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग तो पांगचून की चापलूसी करना चाहते हैं ताकि वो उनमें से किसी को अपने साथ ले जाए। पांगचून कहते हैं, इस लड़के को यहाँ से ले जाओ, तो पहले तो इसे उठाकर बाहर फेंको। पैट्रियार्च बड़ी स्पीड से जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर झूठा होने का इल्जाम लगाया है, तो तुम्हारी सजा तो बनती है। जाओची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर दलीलों के साथ मुझसे फाइट नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। पैट्रियार्च जैसे ही जाओची के करीब पहुँचते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उसी वक्त कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पैट्रियार्च के मुंह पर रखते हुए उसे वहीं पर रोक लेता है। ये हमारे फिफ्थ एल्डर होते हैं, यानी जाओची के ग्रैंडपा, वो आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ पटक देते हैं। बाकी के सारे एल्डर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिफ्थ एल्डर ने पैट्रियार्च को मुंह से पकड़ा हुआ था और उसे पीछे की तरफ दोनों एल्डर्स की तरफ फेंक दिया, जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एल्डर खड़े होते हैं। वो दोनों भी उसके साथ टकराकर वहीं पर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, तुम सभी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, जो मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पोते के ऊपर हाथ डाल रहे हो। तो तुम सभी लोगों को वाकई में लगता है कि मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पोते को मार सकते हो। तो जाओ क्लैन के लोग खुद भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद ग्रैंडपा की पावर्स को देखा है। वो लोग कहते हैं, फिफ्थ एल्डर तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने आज इनकी पावर्स को अपनी आंखों से देख लिया। जबकि जाओची सोच रहा होता है, यहाँ पर हमारे क्लैन में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, ग्रैंडपा उन सभी के सामने नहीं टिक पाएंगे और ऊपर से जाओ सेक्टर से भी कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा और वो जल्दी से भागता हुआ अपनी वाइफ के पास जाता है। किंगजू से कहता है, किंगजू बेबी, मैंने तुमसे रात को जिस बारे में बात की थी कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मास्टर यहाँ पर आकर हमारी हेल्प करेंगी, तो तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है, तुम्हारी मास्टर यहाँ पर कब पहुँचने वाली है। किंगजू से कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता। जाओची हैरान होकर उसे कहता है, हमने रात को इस बारे में बात की थी, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी मास्टर की जरूरत है, तुमने कहा था कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर जरूर आएंगी, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर इतना बोल्ड होकर इन सभी के सामने बातें कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बैक स्पॉट में तुम्हारी मास्टर यहाँ पर आएगी। जाओची उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है और कहता है, मेरी प्यारी वाइफ हो, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है, मुझे लगता है कि वो यही कहीं पर छुपी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर ना आए, अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो फिर मेरी तो वाट लग जाएगी। किंगजू से कहती है, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में नहीं पता कि मास्टर
यहाँ पर आने भी वाली है या नहीं। जाओची चिल्लाकर कहता है, जो तो बहुत ही बुरा हुआ, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर ग्रैंडपा से कहते हैं, साओली किस बात का मतलब क्या है, तुमने पैट्रियार्च के ऊपर अटैक किया, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि तुम हमारे क्लैन के खिलाफ बगावत कर रहे हो। ग्रैंडपा चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, मेरा यहाँ पर गद्दारी करने का या फिर बगावत करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी और अपने पोते की जान बचाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग इन दोनों मासूम बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो जो कि उन्होंने किया ही नहीं। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, लेकिन जाओलिंग तो तुम्हारी अपनी बेटी है, तो यहाँ पर अपनी ही बेटी की साइड लोगे, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर भरोसा कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, मैं जाओली, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मैंने कभी कोई बात नहीं छुपाई और हमेशा मैं इंसाफ पसंद रहा हूँ और जिंदगी में मैंने कभी भी किसी को फ्रेम नहीं किया और न ही किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और न ही किसी को बुली किया। इन पर जाओलोंग की एंट्री होती है। जाओलिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, आपने तो पिछले 16 सालों से जाओ क्लैन को एक बहुत बड़ा झूठ बोला है और जाओ क्लैन को एक धोखे में रखा है। आपकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर हम सभी से कह रहे हो कि आपने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और कभी कभी झूठ नहीं बोला। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं, साओ जूलोंग तुम्हारी बात का मतलब क्या है, साफ साफ बात करो। जाओलोंग ने क्योंकि वो बात सुनी हुई है कि ये इनका अपना पोता नहीं है, वो उनसे कहता है, ग्रैंडपा जाओली क्या आप अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कह सकते हैं कि जाओची जिसको आप अपना पोता कहते हैं उसकी रगों में आपका ही खून है। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ग्रैंडपा आगे से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मरे हुए बेटे की कसम नहीं खा सकते। जाओलोंग और भी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और ग्रैंडपा से कहता है, जाओली क्या तुम अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर ये बात साबित नहीं करोगे कि जाओची तुम्हारा पोता है। आंटी जल्दी से आगे बढ़ती है और अपने डैड से कहती है, डैड ऐसा कैसे हो सकता है, लोग ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत है, आप इसकी बात को साबित क्यों नहीं करते, आप कसम क्यों नहीं उठाते, जाओची हमारी फैमिली का एक मेंबर है। जाओची भी आगे बढ़ता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा जाओलोंग ने यहाँ पर जो कुछ कहा क्या वो वाकई में सच है। तो ग्रैंडपा यहाँ पर सच बोल देते हैं। वो जाओची से कहते हैं, जाओची हालांकि तुम्हारी रगों में हमारी फैमिली का ब्लड नहीं है, मेरे बेटे के असली बेटे नहीं हो, लेकिन भी मैंने तुम्हें अपने पोते की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जाओची उनकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। फर्स्ट एल्डर और साथ में पैट्रियार्च वो दोनों चिल्लाकर उससे कहते हैं, तुम एक धोखेबाज हो, तुम पिछले 16 साल से हमारी फैमिली को धोखा दिया है, पिछले 16 साल से इस कचरे को यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है ये किसका गंदा खून है, पता नहीं तुम्हारा बेटा किसके गंदे खून को उठाकर घर ले आया, लोग पिछले 16 साल से इसको पाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे इस बेकार बच्चे को पालते रहे जिसके बारे में पता ही नहीं कौन है। जाओलोंग भी कहता है, मुझे तो पहले से पता था कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जाओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग एलिट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मेडियंस ब्लॉक हो, ये तो सिर्फ एक कचरा है। पैसेंजर भी उन सभी से कहता है, तो तुम सभी को पता चल गया है कि ये तुम्हारे जाओ क्लैन का मेंबर नहीं है, जल्दी से फिर इसको उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जाओ सेक्टर और जाओ क्लैन के लोग ही रह सकते हैं। जाओची उस मैसेंजर से कहता है, तुम सभी को ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे उठाकर फेंकने की जरूरत नहीं, अब जबकि मैं जाओ सेक्टर का हिस्सा नहीं हूँ तो फिर मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। जाओची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं इस बात को मान लेता हूँ कि हम में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। साथ ही उनके सामने अपने घुटने टेक देता और कहता है, जब तक आप मुझे अपना पोता मानते रहेंगे, तक आप मेरी तरफ अपनी पीठ नहीं करते, तब तक मैं आपका पोता रहूंगा, मैं आपका जाओची रहूंगा। और साथ ही जाओची उनके सामने अपना माथा टेकते हुए उनको नाटो करता है, जबकि ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम हमेशा मेरे ही पोते रहोगे। फिर साथ ही हमारा जाओची उठकर खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा और आंटी उन दोनों से कहता है, प्लीज आप दोनों अपना ख्याल रखना, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ से अब जाने वाला हूँ, तुम दोनों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जबकि आंटी रोते हुए से कहती है, जाओची तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मत जाओ। जाओची उसे कहता है, नहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जाओची सोच रहा था, काश यहाँ पर मेरे पास पावर होती, फिर मेरे पास पावर होती और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं इन सभी के सामने खड़ा हो सकता, ये सभी मुझे यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। जाओची सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, किंगजू के पास, और किंगजू से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मेरा एक काम करना, मेरे जाने के बाद मेरे ग्रैंडपा और आंटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। किंगजू से कहती है, ठीक है, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जाओची जैसे सेक्टर से बाहर जाने लगता है, उसी वक्त जाओलोंग से कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, जरा रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जाओची उसे कहता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जाओलोंग उसे कहता है, मेरी बात सुनो, ताकि सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जाओ किंग की तुम्हारे साथ शादी हुई है, यानी किंगजू की तुमसे शादी हुई है, इसने ये वाली शादी तुम्हारे फादर का एहसान का बदला चुकाने के लिए तुमसे की थी। अब की ये बात साबित हो गई है कि तुम उनके बेटे ही नहीं हो, तो फिर इसकी शादी तुम्हारे साथ वैलिड नहीं है। इस शादी यहाँ पर किसी और लड़के के साथ होनी चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से वो पेपर्स निकालो और इसको डाइवोर्स देकर यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ पर उसके जितने भी कजिन्स होते हैं वो सारे भी चिल्लाकर उसे एक ही बात कहते हैं। वो उसे कहते हैं, हाँ तुम इस किंगजू से शादी करने के लायक नहीं हो, किंगजू यहाँ पर किसी और लड़के से शादी करेगी। जल्दी से जल्दी पेपर्स निकालो और इसको डाइवोर्स दो और यहाँ से चले जाओ। पैट्रियार्च और फर्स्ट एल्डर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, जल्दी से जल्दी वो पेपर्स निकालो, अपनी शादी के पेपर्स हमें दे दो, उनके ऊपर साइन करके इसको डाइवोर्स दो। जाओची अपनी जेब से शादी के पेपर्स निकालता है। उसे जैसे पहले से पता था, वो अपनी जेब में शादी के पेपर्स
लेकर घूम रहा था। ये पेपर्स निकालता है, कहता है तो तुम्हें ये पेपर्स चाहिए लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेंगे, और वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है और किंगजू से कहता है, किंगजू डार्लिंग तुम इनको अपने पास रखो, तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो तो इन पेपर्स को यहीं पर जला दो या फिर फाड़ दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि ये हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का दरमियानी मसला है। मैं नहीं चाहता कि आउटसाइडर इस बारे में फैसला करेंगे तुम क्या चाहती हो या मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ बने रहना चाहती हो तो इन पेपर्स को अपने पास संभाल कर रखना। जाओची वहाँ से चला जाता है। जाओची के चले जाने के बाद सिंगर काफी ज्यादा खुश होता है और अंदर अंदर ही सोच रहा होता है, जाओलोंग ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पर तो मुझे डबल फायदा हो रहा है, जाओलिंग भी मुझे मिल जाएगी, जबकि ये लड़की उस लड़के को डाइवोर्स दे देगी तो ये वाली लड़की भी मुझे मिल जाएगी, और मेरे पैट्रियार्च ने सिर्फ शादीशुदा लड़कियों के साथ गलत करने से मुझे रोका था। अब जबकि ये शादी टूट गई है और ये लड़की कुंवारी हो गई है तो मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। जाओलोंग जल्दी से आगे बढ़ता है और किंगजू से कहता है, चलो जल्दी से इन पेपर्स को फाड़ दो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक नया हस्बैंड मिल जाएगा। हमारे जाओ क्लैन में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं जो कि तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक हैं। लेकिन जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से पेपर लेकर फाड़ने लगता है, उसी वक्त किंगजू जल्दी से स्पीड से साइड पर हट जाती है और जाओलोंग से कहती है, क्या तुम बहरी हो, क्या तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले यहाँ से क्या कहा था? ने कहा कि ये हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियानी मसला है और किसी भी बाहर वाले को ये फैसला करने का हक नहीं है कि हम दोनों क्या चाहते हैं। जाओलोंग गुस्से के साथ उसे कहता है, क्या तुम अभी भी उस कचरे को हमारा हस्बैंड कह रही हो जबकि वो हमारे जाओ क्लैन का हिस्सा भी नहीं है? किंगजू से कहती है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरी उसके साथ शादी हुई है, वो मेरा हस्बैंड है, क्या तुम्हें इस बात से कोई ज्यादा मसला है? मैसेंजर चिल्लाकर उसे कहता है, ये क्या बकवास है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये फैसला मैं करूँगा कि तुम उस लड़के को डाइवोर्स दोगी या नहीं। साथ ही वो अपने बटलर से कहता है, जाओबा जल्दी से आगे बढ़ो और उस लड़की के हाथ से वो पेपर्स ले लो और उनको फाड़ दो। जाओबा उसे कहता है, ठीक है यंग मास्टर, और जाओबा जल्दी से जंप करते हुए किंगजू के पास पहुँच जाता है ताकि वो उसके हाथ से पेपर्स को लेकर फाड़ सके। किंगजू उनसे कहती है, तो तुम लोग यहाँ पर फोर्स को यूज करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फोर्स को यूज करके भी तुम लोग मेरे हाथ से ये पेपर्स नहीं ले पाओगे। जाओबा जैसे ही हमारी किंगजू के बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाता है, उसी वक्त उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस से कवर हो जाती है, वो आइस क्रिस्टल बन जाता है, क्योंकि सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली उसका वो पावरफुल बटलर। वो ये देखकर कहता है, जाओबा को पूरी तरह से बर्फ में क्रिस्टलाइन कर दिया गया, ये तो सिर्फ आइस पैलेस वाले लोग ही कर सकते हैं। यहीं पर किंगजू की मास्टर अपीयर होती है और उनसे कहती है, जाओ सेक्टर वाले तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हैं, दिन दिहाड़े मेरी डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर डिवाइन आइस पैलेस के डिसाइपल्स की शादी में इंटरफियर कर सकते हो? तो ये आइसी पैलेस की 7 मेडन्स में से एक मेडन है, यानी कि उनकी 7 मास्टर्स हैं और उन 7 में से ये भी एक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका नाम चू यूली है। तो वो सभी लोग चू यूली को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली हमारे जाओ क्लैन के लोग, क्योंकि उन्होंने पहले किसी को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा। वो लोग कहते हैं, ये लड़की हवा में कैसे उड़ रही है, देखो तो सही, उसके पाँव के नीचे कुछ भी नहीं है और वो हवा में है। जबकि पैट्रियार्च और फर्स्ट एल्डर उसकी स्पेशल टेक्निक को पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये तो मिस्टिक वॉइड फ्लाइट टेक्निक है। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़की अपनी हीवनली मिस्टिक ग्राउंड तक पहुंच चुकी है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस मास्टर का मुकाबला कर सके। वहीं पर हमारी किंगजू की मास्टर आ जाती है, क्योंकि 7 मेडन्स में से एक मेडन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो सभी लोग उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन हमारा मैसेंजर तो रहा ठरकी का ठरकी, वो जब उस मेडन को वहाँ पर देखता है, यानी कि हमारी किंगजू की मास्टर को, तो उसकी लाट टपकना शुरू हो जाती है। वो कहता है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही वो कह रहा होता है, ये खूबसूरत लड़की यहाँ पर खुद से मेरे पास चली आई है। खिलाकर उसे कहता है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, आज रात मेरे बिस्तर में तुम ही जाओगी। जबकि उसी वक्त उसका बटलर उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता और कहता है, बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर खुद ही मरो, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। कोई आम सी खूबसूरत लड़की नहीं है, बल्कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर से है, जो कि ब्लू विंड एम्पायर में है, फ्रोस्ट पैलेस। ये फ्रोस्ट पैलेस की एक मेडन है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये औरत कितनी ज्यादा पावरफुल है। हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च भी इसके सामने नहीं टिक सकते, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी इस लड़की की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अब अपना मुंह बंद रखो, और अगर दोबारा तुमने यहाँ पर कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। मैसेंजर अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद उसकी तरफ देख रहा था और कहता है, क्या वाकई में किंगजू उस पैलेस की डिसाइपल है? मास्टर नीचे उतरने के बाद मैसेंजर की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तो तुम सभी लोग मेरी डिसाइपल की शादी के पेपर्स को फाड़ना चाहते हो? मैसेंजर बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है, नहीं मास्टर, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे। मैसेंजर कॉन्गजुन वहाँ पर सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि अब किंगजू मुझे मिल सकती है, क्योंकि इसको हासिल करना तो अब मुश्किल हो गया है। साथ ही उसकी नजर आंटी के ऊपर पड़ती है। आंटी क्योंकि वहाँ पर अपने डैड के पास खड़ी रो रही होती है। एक तो वो अपने ऊपर इल्जाम की वजह से रो रही है और दूसरा जाओची जहाँ से चला गया इसी वजह से वो रो रही है। तो क्वांगजुन आंटी की तरफ देखता है और कहता है, तो शुक्र है कम से कम किंगजू नहीं मिली, तो उसकी जगह पर ये दूसरी खूबसूरत लड़की तो यहाँ पर है। चलो मुझे लगता है कि आज रात मुझे इसी लड़की से काम चलाना पड़ेगा, आज रात मेरे बिस्तर में यही लड़की जाएगी। तो मास्टर अपने डिसाइपल से कहती है, किंगजू क्या तुम्हें वो बात अभी भी याद है? आदि की पहली रात में तुम्हें लेने के लिए आई थी, तब तुमने कहा था कि तुम्हें 1 महीना चाहिए और आज पूरा 1 महीना
हो चुका है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। क्वांग जुन की बातें सुन लेता है। क्वांग जुन सोच रहा होता है तो ये लड़की जहाँ पर अपनी डिसाइपल को लेने के लिए आई है, साथ ही सोच रहा होता है अपनी जल्दी से जल्दी इसको लेकर यहाँ से चली जाए। उसके बाद देखो मैं उस लड़की का क्या करता हूँ, यानी ज़ाओलिंग का क्या करता हूँ। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं ग्रैंडपा और आंटी का ध्यान रखूंगी। मैंने इससे वादा कर दिया है, अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्वांग जुन भी इस बात से गुस्सा होता है, कहता है अब मैं क्या करूँ, ये तो यहाँ पर आंटी और ग्रैंडपा की केयर की बात कर रही है। मास्टर किंगजू से कहती है, तुम्हें पता है ना कि हमारे से सबका कोई भी ताल्लुक नहीं है। फ्रोस्ट पैलेस से स्पेशली जहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, उन सभी की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं है। क्वांग जुन फिर से खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात, इसने बिल्कुल ठीक कहा। तो सिर्फ यहाँ पर अपने डिसाइपल को लेने के लिए आई है, अब जल्दी से जल्दी अपने डिसाइपल को ले और यहाँ से चली जाए। किंगजू जल्दी से अपनी मास्टर के सामने झुक जाती है और उसकी मिन्नतें करते हुए कहती है, प्लीज मास्टर मेरी बात को मान ले, प्लीज इस बार इन दोनों की मदद कर दें। उसके बाद मैं आपके साथ फ्रोस्ट पैलेस में वापस जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दूंगी और सिर्फ ट्रेनिंग करूंगी। मास्टर उसे कहती है, तुम्हें पता है ना कि हमारी आईसी पैलेस का रूल क्या है। आईसी पैलेस का डिसाइपल बनने के लिए रूल ये है कि तुम्हारा दिल पत्थर का होना चाहिए, कोई बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंडा, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारा नाम का हस्बैंड था, उसके रिश्तेदार भी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। किंगजू फिर से उसे कहती है, प्लीज मास्टर इस बार मेरी हेल्प कर दे, इन दोनों को बचा ले। मास्टर उसे कहती है, अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार ये कर देती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ज़ाओलिंग चिल्लाकर उसे कहता है, मेडन मेरी बात सुनो, तुम ये नहीं कर सकती। ज़ाओलिंग के ऊपर हमारे कबीले में किसी चीज को चोरी करने का इल्जाम है, इसी वजह से उसे यहाँ पर सजा दी जाएगी। ये हमारे क्लैन का अपना मसला है, इसलिए तुम हमारे क्लैन के मसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। फ्रोस्ट पैलेस वाले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हारी आईसी पैलेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हैंडबा चिल्लाकर ज़ाओलिंग से कहते हैं, ज़ाओलिंग तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो कि ये हमारा फैमिली का आपस का मसला है, तुम ज़ाओलिंग को अपनी फैमिली समझते हो, तो फिर तुम यहाँ पर ज़ाओलिंग के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर इसका साथ देना चाहिए। जबकि ज़ाओलिंग कहता है, अगर इसने चोरी की है तो फिर इसको सजा तो मिलनी चाहिए, बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं भी इसका कजिन हूँ। आती ज़ाओलिंग सोच रहा होता है, बूढ़े घुसर को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी बेटी की परवाह करने वाला हूँ, मुझे तो बस ज़ाओ सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका मिल जाए, मैं तो इसकी बेटी को इंजर के बिस्तर के ऊपर छोड़ कर आऊंगा। जबकि क्वांग जुन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ज़ाओलिंग वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये लड़की आज रात मेरे बिस्तर पर आ ही आए। किंगजू की मास्टर उनसे कहती है, ये तुम सभी लोग क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा फैमिली का मसला है या नहीं, तुम्हारी फैमिली कोई फैमिली नहीं, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से हमारा फ्रोस्ट पैलेस इस सब में इंटरफियर करेगा, तुम लोग इनके साथ और कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सीन हमारे ज़ाओची का दिखाया जाता है। ज़ाओची गली में चलता हुआ जा रहा होता है, जबकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ज़ाओची का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, लगता है कि इस लड़के को फिर से इसके सर्वेंट्स ने बुली किया है, फिर लगता है कि इसकी वाइफ ने इसको घर से निकाल दिया, ये तो एक कचरा था और कचरे का कचरा ही रहेगा। हमारा ज़ाओची यहाँ पर फाइनली सीरियस होने वाला है। ज़ाओची इसी बारे में सोच रहा था। ज़ाओची कहता है, ज़ाओलिंग तुमने तो हद ही पार कर दी, पहले तुमने मुझे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की, उसके बाद तुमने ज़ाओ क्वांगजुन के साथ मिलकर को एक केस में फंसा दिया ताकि तुम आंटी को ज़ाओ क्वांगजुन के बिस्तर तक पहुँचा सको। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने यहाँ पर मेरी और किंगजू की शादी तोड़ने के लिए भी ये सारा प्लान बनाया, पर से वहाँ पर सभी को सच्चाई बताकर मुझे फैमिली से बाहर निकलवा दिया। ज़ाओची अपने पास से वही ट्रेजर वाली जड़ी बूटियाँ निकालता है जो कि उसे अपने गार्डन में से मिली थी। ज़ाओची कहता है, मैं ज़ाओची, आज तुमने जो कुछ भी किया है उस सब का तुमसे बदला लूंगा, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ज़ाओलिंग बेचारे को कोई ऐसी वैसी मौत नहीं मिलने वाली, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत होगी। एक सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त ज़ाओ क्लैन के बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज का दिन तो काफी ज्यादा लंबा और थका देने वाला था, शुक्र है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। ज़ाओलिंग जिसने मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को चोरी किया था उसे अब कैद कर लिया गया है और साथ में उसके फादर भी है। दूसरा गार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ज़ाओलिंग ने उस मिस्टिक कनेक्टिंग पाउडर को चोरी किया होगा? दूसरा गार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकल का अंधा हूँ? यहाँ पर अब सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। एट्रियार्च ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और ज़ाओलिंग भी सब में मिला हुआ था ताकि वो ज़ाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट हो सके। वे लोग यहाँ पर चुप है क्योंकि वो सभी लोग मैसेंजर क्वांगजुन से डरते हैं कि कहीं वो उनको मार न डाले। दूसरा गार्ड उसे कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस सबसे ज्यादा खुश है कि उस मेडन के यहाँ पर अपीयर होने के बाद ज़ाओलिंग को अपनी मर्जी से सजा नहीं दे पाया। ज़ाओलिंग को डंजन में बंद किया गया है। यहीं पर हमारे ज़ाओची को भी दिखाते हैं। ज़ाओची ने उस स्पेशल जड़ी बूटी को यूज किया है, उसने जड़ी बूटी को खा लिया है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर इनविंसिबिलिटी मिली है। ज़ाओची वहीं पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ज़ाओची कहता है, मैंने स्पेशल मेडिसिन को खाया है, अब अगले 2 घंटे तक मैं इसी तरह इनविंसिबल रह सकता हूँ और यहाँ पर अपना बदला ले सकता हूँ। ज़ाओची उन दोनों गार्ड के बीच से गुजरता हुआ आगे चला जाता है। वो अपने सेक्टर में वापस आ गया है। ज़ाओची कहता है, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ज़ाओची कहता है, मेरी वाइफ किंगजू ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, शादी के पेपर्स को भी नहीं फाड़ा और ज़ाओलिंग को बचाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दिया।
गया। जाओची कहता है हमारी फैमिली के रूल्स के मुताबिक जहाँ भी जिसको भी जेल में बंद किया जाता है उसे माउंटेन के पीछे वाली केव में बंद किया जाता है। जितना ग्रैंडपा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, ग्रैंडपा भी लिटिल आंटी के साथ वहीं पर होंगे। जाओची कहता है लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे जाओलोंग से बदला लेना है, उसके बाद उनके पास जाऊंगा। जाओलोंग और जाओशेंग का सीन दिखाते हैं। जाओलोंग काफी ज्यादा पी चुका होता है, वो टल्ली होता है, जबकि जाओशेंग ने उसे सहारा दिया होता है और उसे वापस रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है। जाओशेंग जाओलोंग से कहता है ब्रदर कल तुम जाओ सेक्टर की तरफ जा रहे हो, जाओ सेक्टर का एक मेंबर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। जाओलोंग उसे कहता हालांकि मेरा प्लान फेल हो गया, फिर भी पैसेंजर को मेरी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा पसंद आई, वो मुझे कल अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। जाओशेंग उसे लेकर उसके रूम में ले जाता है और जाकर उसे उसके बिस्तर पर लेटा देता है। जाओलोंग कहता है उस मेडन ने यहाँ पर आकर मेरे सारे के सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, लेकिन वो यहाँ पर कितने अरसे तक जाओलिंग की रक्षा कर पाएगी, वो ज्यादा दिन तक ये नहीं कर पाएगी। जाओशेंग उसे कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जाओलोंग उसे कहता है हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि मैंने मैसेंजर से ये बात का वादा किया था कि जाओलिंग उसे मिलेगी तो जाओलिंग उसे मिलकर रहेगी। तो कुछ ही महीनों के बाद मेडन ये सब कुछ भूल जाएगी और उसके बाद जाओलिंग को अपने साथ ले जाएगा। जाओशेंग उसे कहता है ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओशेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि जाओलोंग बहुत ज्यादा खुश होता है कि कल वो जाओ सेक्टर का एक मेंबर बनने वाला है और वो वहीं पर सो जाता है। इसी वक्त हमारा जाओची उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जाओची कहता है ये तो तुम्हारा सपना है कि तुम जाओ सेक्टर का मेंबर बनोगे, तुम्हारा सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी लिटिल आंटी को मैसेंजर को खुश करने के लिए उसके बिस्तर पर भेजने की? मुझे लगता है कि तुम इसमें कामयाब हो पाओगे। और हमारा जाओची अपने पास से खंजर निकालता है। जाओची कहता है कल का दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, और साथ ही वो अपने खंजर को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी में खंजर को दंसाता है वो एक जबरदस्त चीख मारता है। और लोगों की चीख सुनने के बाद उसके फादर पैट्रिया जो कि अपने रूम में बैठे होते हैं उनको आवाज आती है, तो वो जल्दी से भागते हुए अपने बेटे जाओलोंग के रूम की तरफ जाते हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट एल्डर भी होते हैं। ये सभी लोग जैसे उसके रूम में एंटर होते हैं तो वो देखकर काफी हैरान होते हैं। जाओलोंग की बॉडी के अंदर खंजर दंसा होता है, उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। उसके फादर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जबकि फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं पैट्रिया तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक है, चोट सिर्फ बैरूनी है। मैं अभी मेडिसिन हाउस में जाता हूँ और इसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ, मेडिसिन की स्मार्ट से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फर्स्ट एल्डर जल्दी से भागते हुए मेडिसिन हाउस की तरफ चले जाते हैं। जाओलोंग अभी होश में होता है। फादर उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा जख्म है। हमारे फर्स्ट एल्डर मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, वो जल्दी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाएंगे। कि उसी वक्त बाहर से मेडिसिन हाउस की तरफ से चिल्लाने की आवाज आती है। मेडिसिन हाउस के अंदर आग लग जाती है। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर कहते हैं ये क्या, यहाँ पर किसने आग लगा दी, जल्दी से आग को बुझाओ वरना सारी की सारी मेडिसिन जल जाएगी। इसी वो वहाँ पर चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं। जाओलोंग अपने फादर से कहता है फादर मेडिसिन हाउस में आग लग गई है, अब आप मेरे लिए मेडिसिन कैसे लेकर आएंगे? पैट्रिया और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, बस आग को बुझाकर अंदर से कोई ना कोई मेडिसिन बुझाकर ले आऊंगा। और वो भी जल्दी से भागते हुए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ से बाहर जाते हैं उसी वक्त दरवाजा बंद हो जाता है। जाओलोंग दरवाजे की तरफ देखता और कहता है कौन है वहाँ पर? अचानक से अपने आप दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो है वहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। जाओलोंग चिल्ला कर उसे कह रहा था चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो जाओची उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है बड़े भाई क्या तुम मुझे भूल भी गए? ठीक है तो मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन इतनी जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे ये तो मैंने नहीं सोचा था। जाओलोंग उसे कहता है जाओची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अंदर कैसे आए? फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कोई तो यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो, ये मुझे मार डालेगा। जाओची अपने पास से अपना नाइफ निकालता है और उसे कहता है बाहर तो इस वक्त तहलका मचा हुआ है, वो सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। जाओलोंग उसे कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे करीब मत आना। जाओलोंग पहले से ही जख्मी है इसलिए वो ज्यादा हरकत नहीं कर सकता। जाओची उसे कहता है रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले जब मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था अब से तुम्हारी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह चुका है, अब तुम मुझसे फाइट बैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो। रही बात मेरे यहाँ पर होने की, तो मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारे होश में होते हुए करना चाहता था। जाओलोंग उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। जाओची जल्दी से अपने नाइफ को उसके बाजू में दंसा देता है और कहता है मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुमसे अपना बदला लेकर आऊंगा। जाओची अपने नाइफ को उसके बाजू के अंदर दंसा कर उसके बाजू को बेकार कर देता है। जाओलोंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जाओची उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ पंगा लेने की? अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी फैमिली के साथ जो भी पंगा लेगा उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। साथ ही जाओची अपने नाइफ को घुमाता है, उसकी आंखों के ऊपर चलाता है और उसको अंधा कर देता है। जाओलोंग बेचारा अंधा होने के बाद वहीं पर और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर साथ ही हमारा जाओची नाइफ को उसकी जुबान के ऊपर चलाता है और उसकी जुबान भी काट देता है और कहता है अब तुम दोबारा कभी भी बोल नहीं पाओगे। और फिर साथ ही हमारा जाओची उसके नीचे अपनी नाइफ को चलाता है और उसके पीपी को भी काट देता है और कहता है तुम जिंदगी में कभी भी अपने पीपी को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि
तुम्हारे जैसा एक कमीना इंसान कभी भी किसी बच्चे का बाप बने। अगर किसी को पहले पीपी की समझ नहीं आई तो अब आ गई होगी। तुम्हारे जाओची ने तो वाकई में बहुत ही बुरी तरह से बदला लिया है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बैक माउंटेन केव का दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी आंटी को बंद करके रखा गया है। उसके फादर भी उसके पास ही होते हैं। आंटी अपने डैड से कहती है, डैड आपको वापस चले जाना चाहिए, आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है, कहीं आप बीमार ना हो जाए। फादर उसे कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब तुम यहाँ पर बंद हो तो मैं वापस जाकर अपने रूम में रेस्ट करूंगा। हालांकि यहाँ पर सजा सिर्फ तुम्हें दी गई है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने पूरे 15 साल तक तुम्हें पाल पोस का बड़ा किया, अब तुम्हें जेल में बंद नहीं देख सकता। आंटी उनसे कहती है, डैड चलो कम से कम मैं अभी तक जाओ क्लैन का हिस्सा तो हूँ। जाओची बेचारे को तो जाओ क्लैन से निकाल दिया गया है। यानी वो इस वक्त कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर घूम फिर रहा होगा। यानी उसके पास खाने को कुछ होगा या फिर उसके पास सोने के लिए कोई जगह होगी। उसी वक्त फादर को कुछ महसूस होता है, वो चिल्लाकर कहती है, कौन है यहाँ पर। तो उसी वक्त जाओची अंदर आ जाता है और उनसे कहता है, ग्रैंडपा आंटी ये मैं हूँ। जैसी जाओची को वहाँ पर देखती है यानी अपने आशिक को, तो वो भागती भी जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है, जाओची क्या मैं सपना देख रही हूँ या तुम वाकई में वापस आ गए हो। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, क्या फैमिली पैट्रियार्च ने तुम्हें फैमिली में वापस आने दिया, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जाओची उनसे कहता है, ग्रैंडपा वो कमीने मुझे यहाँ पर वापस कैसे आने दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पर चोरी छुपे आया हूँ। साथ ही मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी छोड़ कर आया हूँ, इसी वजह से वो मुझे नहीं ढूंढने वाले। यहीं से दूसरा सीन पैट्रियार्च का भी दिखाया जाता है। पैट्रियार्च उस मेडिसिनल हाउस के अंदर आग के अंदर जाते हैं और वहाँ से एक मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की जान बच जाएगी। वो भागते हुए रूम में वापस जाते हैं और कहते हैं, जाओ लोग मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आया हूँ, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो वो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जाओ लोग बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके चारों बाजू चारों टांगे वो बेकार हो चुकी है। न सिर्फ चारों टांगे और बाजू बल्कि उसकी जुबान भी काट चुकी है और साथ ही उसकी आंखें भी अंधी हो चुकी है। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तो चेहरा भी किसी ने बिगाड़ दिया, इसके चेहरे पर निशान बना दिया और साथ ही इसके पीपी को भी काट दिया है। फर्स्ट एल्डर पैट्रियार्च से कहते हैं, ये अभी तक जिंदा है लेकिन इसकी जिंदगी भी मौत से ज्यादा बदतर है क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ वो जल्दी से अपनी गोकू वाली पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा, यहाँ पर इतना जालिम कौन हो सकता है जिसने मेरे बेटे की ये वाली हालत कर दी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, कौन है, किसने ये सब कुछ किया। तो उनके साथ जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग उनकी पावर के प्रेशर से जब पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें से एक लड़के की नजर दीवार के ऊपर पड़ती है। वो पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च जरा दीवार के ऊपर देखो, यहाँ पर किसी ने एक नोट छोड़ा है। पैट्रियार्च उस दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, सुना है कि तुम्हारे बेटे को जाओ सेक्टर में चूज कर लिया गया है, तो मेरी तरफ से ये बुड्ढे यूनहाइज पैट्रियार्च के लिए एक गिफ्ट है। पैट्रियार्च जैसे उस मैसेज को पढ़ते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जल्दी से दीवार के ऊपर पंच मारते हुए दीवार को ही तोड़ देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, कौन है वो कमीना जिसने मेरे बेटे के साथ सब कुछ किया, एक बार बस मेरे सामने आ जाओ, उसके बाद देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमारा उसी केव का दिखाया जाता है। केव के अंदर जाओची ग्रैंडपा की तरफ देखता है, ग्रैंडपा जाओची की तरफ देख रहे होते हैं। जाओची ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि लिटिल आंटी अभी भी उसके साथ चिपकी हुई है और उसके फादर दूर से खड़े जब सब कुछ देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। जाओची आंटी को अपने से अलग करने के लिए उसे कहता, आंटी क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा मिस किया, मैं तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए यहाँ से गया था, तुमको यहाँ पर मुझसे चिपके हुए पूरा 1 घंटा हो गया है, पूरे 1 घंटे से तुम मेरे साथ चिपकी हुई हो। क्या आंटी उसे कहती है, कोई बात नहीं मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। ग्रैंडपा अभी भी उन दोनों की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जाओची कहता है, लगता है कि ये इसी तरह मुझे चिपकी रहने वाली है, जबकि ग्रैंडपा मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे कि मुझे कच्चा खा जाएंगे। जाओची पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसे अपने से अलग कर दे। वो उसे कहता है, आंटी अब बस करो मैं थक गया हूँ। आंटी उसे कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम थक गए हो या नहीं, किसने कहा था कि मुझे छोड़कर जाओ। जाओची उसे कहता है, आंटी ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं। जैसी वो सुनती है कि डैड उसके देख रहे हैं वो जल्दी से जाओची को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अपने डैड से कहती है, डैड ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इससे ज्यादा मिस कर रही थी इसी वजह से मैं इसके साथ लिपटी हुई थी। तो ग्रैंडपा सीधे पॉइंट पे बात पे आ जाते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं, तो जब मैं घर पे नहीं होता, जब मैं पास नहीं होता तब तुम दोनों यही कुछ करते हो। आंटी बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड से कहती है, डैड नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों का रिलेशनशिप तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। जाओची सोच रहा होता है, इसने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, इसने ये वाली बात करके ग्रैंडपा को शक डाल दिया है। ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तुम दोनों को देखकर बता सकता हूँ कि तुम दोनों में क्या चल रहा है। वैसे भी मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता थी कि तुम दोनों आंटी भतीजा नहीं हो, इसलिए तुम दोनों ये सब कुछ कर सकते हो। जाओची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं वहाँ भी पूछना चाहता था लेकिन अब जहाँ पूछता हूँ मुझे ये बताएं कि मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, पहले मुझे लगा था कि मैं सारी जिंदगी इस सीक्रेट को अपने अंदर ही दबा कर रख सकता हूँ, लेकिन अब जबकि तुम्हें जाओ फैमिली से निकाल दिया गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई को जानने का पूरा हक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे फादर कौन थे। ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम्हारे फादर
का सरनेम युन है। जाओची ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है मेरी सेकंड लाइफ में मेरा सरनेम युन था। हमारी जाओची की सेकंड लाइफ में उसका नाम युनची था। जाओची कहता है लेकिन ये वाला नाम तो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं मुझे तुम्हारे फादर के बारे में बस इतना ही पता है कि उसका सरनेम युन है, इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ से आया था। यहाँ पर ग्रैंडपा जाओची को उसकी फैमिली बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाले हैं जो कि आगे काफी ज्यादा इमोशनल भी है। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं तुम्हारे जाओ फैमिली के फादर यानी कि मेरा बेटा जिंग एक बार एक एडवेंचर पर निकला हुआ था। रास्ते में उसका सामना कुछ बैंडिट्स के साथ हो गया। बैंडिट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तुम्हारे रियल फादर वहाँ पर आए और उन्होंने मेरे बेटे की जान बचा ली। उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने काफी सारा एडवेंचर किया। वो काफी लंबे सफर पर गए। उन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अब उन दोनों का रास्ता अलग हुआ। तब उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को स्वर्ण ब्रदर मान लिया। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। दोनों के रास्ते अलग हुए, काफी अरसा गुजर गया। काफी लंबे अरसे के बाद मेरे बेटे की मुलाकात फिर से तुम्हारे डैड के साथ हुई। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।